Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 11th of August 2022, Thursday. Motivation of the day is blessed are those who can give without remembering and take without forgetting. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। आरबीआई रिजर्व्स डिजिटल लेंडिंग स्पेस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़। डिजिटल लेंडिंग मेथड्स के थ्रू जो क्रेडिट डिलीवरी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम मेजर ले रही है, क्योंकि इंडिया में फिनटेक के इमरजेंस के बाद यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के इमरजेंस के बाद बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन पोर्टल ऐसे डेवलप हुए हैं जो ऑनलाइन क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कई बार इससे रिस्क रिलेटेड, प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न भी अराइज होते हैं। तो इसीलिए आरबीआई कुछ टाइम से जो ऑनलाइन लेंडिंग मेथड्स हैं, जो ऑनलाइन क्रेडिट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम मेजर ला रही है। उसी कंटेक्स में इस बार आरबीआई कुछ गाइडलाइंस के साथ आई है, and through these guidelines Reserve Bank of India is trying to forming up the regulatory framework for such online credit delivery activities or business। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आरबीआई ने पब्लिश करी है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि इस तरह की जो लेंडिंग सर्विसेज हैं, क्रेडिट डिलीवरी सर्विसेज हैं या जो लेंडिंग बिजनेस है, ये केवल और केवल वही एंटिटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं, केवल वही और वही एंटिटीज़ कर सकती हैं जो कि रेगुलेटेड हों आरबीआई के थ्रू या जिनको लॉ के तहत परमिट किया हो आरबीआई ने फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और इसी पर्पस के लिए आरबीआई ने जो डिजिटल लेंडर्स का यूनिवर्स है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी दैट regulated by RBI and permitted to carry out the lending business, first type of entity. Second type of entity is authorized to carry out the lending according to other statutory और regulatory provisions, किसी स्पेशल एक्ट या स्टैट्यूट के तहत उस पर्टिकुलर एंटिटी को परमिट किया गया हो एक्सेप्ट आरबीआई। तीसरा, ऐसी एंटिटीज़ जो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस स्पेस में तो हैं बट दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ एनी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोविजन। तो 3 कैटेगरीज में आरबीआई ने इस डिजिटल लेंडर यूनिवर्स को डिवाइड किया है एज पर द न्यू गाइडलाइंस। और इस बार जो गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं, दीज गाइडलाइंस आर फॉर द फर्स्ट कैटेगरी एंटिटीज़। फर्स्ट कैटेगरी एंटिटीज़ कौन कौन सी? ये वाली entities regulated by RBI and permitted to carry out the lending business। और जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में जो एंटिटीज़ आ रही हैं, जो कि ये एंटिटीज़ है, इनके लिए जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी अदर रेगुलेटर्स हो या कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हो, उन रेगुलेटर्स, रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स, कंट्रोलिंग अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि उनके लिए आप सेपरेट गाइडलाइन फॉर्म करिए, रिकमेंड करिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ग्रुप कमेटी ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर रेगुलेटिंग द ऑनलाइन क्रेडिट सर्विसेज। हालांकि इसके अलावा जनवरी 2021 में एक वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ भी था जिसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कई सारी रिकमेंडेशंस दी थी डिफरेंट रेगुलेटर्स, कंट्रोलिंग अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को। आरबीआई की जो इस बार की गाइडलाइंस है दैट इज़ ओनली फॉर फर्स्ट कैटेगरी एंटिटीज़। इट मीन्स आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो जो फर्स्ट कैटेगरी एंटिटीज़ हैं उनके लिए आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है किसी भी तरह की जो लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं थ्रू आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ एंड देयर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और थ्रू देयर लेंडिंग डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन, इन सारी क्रेडिट डिलीवरी फैसिलिटीज़ में जो भी डिसबर्समेंट होगा वो डायरेक्टली बोरोवर्स के बैंक अकाउंट और आरई के बीच में ही होगा। आरई स्टैंड्स फॉर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़। किसी भी तरह का इंटरमीडियरी, पास थ्रू, पूल अकाउंट इस तरह की क्रेडिट सर्विसेज में यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा
अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी में कोई भी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स अगर जो बैंक है, जो रेगुलेटेड बैंक है, अगर वो किसी भी थर्ड पार्टी की या एलएसपी की कोई भी सर्विसेज ले रहा है तो उसकी जो फ़ी है वो डायरेक्टली पे करेगा बैंक। वो किसी भी बोरोवर से किसी भी फॉर्म में उसकी सर्विसेज या फ़ी जो एलएसपी की हैं वो बोरोवर से वसूल नहीं करी जाएंगी, बोरोवर से रिकवर नहीं करी जाएंगी, बोरोवर पर चार्ज नहीं करी जाएंगी। तो क्लियर इंडिकेशन है फर्स्ट कैटेगरी आरईज के लिए कि डिस्बर्समेंट किसी भी तरह का बोरोवर के बैंक अकाउंट और रिस्पेक्टिव आरबीआई रेगुलेटेड आरईज या आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ के बीच में ही होगा। जो भी कॉस्ट है थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं वो क्लियरली बैंक पे करेगा, वो बोरोवर से चार्ज नहीं करी जाएंगी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिजिटल लोन्स इन एनुअल परसेंटेज रेट, ऑल दीज डिस्क्लोजर्स नीड टू बी मेंटेन, प्रॉपर डिस्क्लोजर किया जाएगा आरईज के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑटोमेटिक इंक्रीज इन क्रेडिट लिमिट इज नॉट allowed now. So without the explicit consent of the borrower, उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको ना ही घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है एज पर द न्यू गाइडलाइंस फॉर आरईज। इसके अलावा नीड बेस्ड फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया जाएगा बोरोवर्स का, मतलब उतना ही डेटा बोरोवर्स का इन डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा जितना कि ज़रूरी है। अननेसेसरी का डेटा KYCs के थ्रू कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनी लेंडिंग सोर्स थ्रू डिजिटल लेंडिंग एप्स हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू CIC। अपार्ट फ्रॉम इट, डिफ़ॉल्ट गारंटी को भी लेकर के कुछ रेगुलेशंस में चेंज हुआ। तो दीज आर द key important guidelines that RBI has proposed for REs, especially those REs, those regulated entities that are involved in any types of online credit delivery services or business space. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of business standard. Mighty go for government backed GAC on social media content. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को लेकर के, सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर के गवर्नमेंट बहुत टाइम से रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। कई बार रेगुलेशन आते हैं, उनको ओवरराइड किया जाता है, फिर सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हैं। तो बहुत सारे इसमें इवेंट्स पिछले कुछ टाइम से चल रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, IT रूल्स 2021 आया था जिसको हमने डिस्कस भी किया था, और इस रूल के तहत गवर्नमेंट ने जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास 5 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उन सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स को एक रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था। किस लिए रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर? टू डिसाइड ऑन द कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स। जो कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, जो डिफरेंट तरह के ट्विटर्स या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें कोई ऐसा कंटेंट जिसको लेकर के किसी की पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी की कंप्लेन है, तो उन सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए इन्हीं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज SSMIs को बोला गया था कि आप अपने अपनी कंपनी में एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करें, और उस ग्रीवियंस ऑफिसर का काम होगा कि कंटेंट रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करे, उनको रिजॉल्व करे। और IT रूल 2021 के बाद इसी जून में, यानी 2 महीने पहले, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक और प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल के तहत GAC, व्हाट इज़ GAC? ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी, ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन दी। एंड दिस रिकमेंडेशन हैज़ एक्चुअली ओवरराइड द डिसीजन ऑफ ग्रीवियंस ऑफिसर। इट मीन्स कि जो GAC के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन दी थी माइटी ने, इसके अकॉर्डिंग, और इसकी कुछ रिकमेंडेशन को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो जो ग्रीवियंस ऑफिसर के डिसीजन से उनको ओवरराइड करने की पावर थी इस GAC को। और इसी के बाद से, इस GAC के जो प्रपोजल आया, इसी के बाद से सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं और जो कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट करी, ऑल दीज टाइप्स ऑफ एपेलेट कमेटी विल एक्चुअली क्रिएट अननेसेसरी हर्डल्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने गवर्नमेंट से डिस्कस करी। हालांकि अगेंस्ट ऑल द बैकड्रॉप ऑफ इट्स ब्रशेस विद सोशल मीडिया आउटपुट्स, गवर्नमेंट इज स्टिल स्टिक
with its plan to create the GAC for this social media sector. इन सब रिक्वेस्ट के बावजूद, इतने आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद भी गवर्नमेंट इस बात पर स्टिक है कि वो ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी फॉर्म करेगी सोशल मीडिया आउटपुट्स के लिए। और जो भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी या ग्रीवियंस ऑफिसर होगा जो कि इंटरमीडियरी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने अपॉइंट किया है, वो इसी GAC के मैकेनिज़्म के तहत ऑपरेट करेंगे। इट मीन्स दे हैव टू वर्क ऑन द सेम मैकेनिज़्म एज ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी इज़ वर्किंग। हालांकि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया आउटपुट्स हैं, दे आर अगेंस्ट दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी, क्योंकि वो उनकी जो सेल्फ रेगुलेटरी इंटरनल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है या जो उनके ग्रीवियंस ऑफिसर है, उनके डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर रखती है। तो सोशल मीडिया कंपनीज आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीवियंस एड्रेसल कमेटी। तो एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जब पहले गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी कंपनीज खुद बनाएं, ऑफिसर्स खुद अपॉइंट करें, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस GAC। और कई सारे इनपुट्स रिसीव भी हुए हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ माइटी को ऑन दिस GAC। हालांकि मिनिस्ट्री का ये कहना है कि मिनिस्ट्री जो है वो इन सारे इनपुट्स पर काम कर रही है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्लूसिविटी या in order to promote the inclusiveness of the self-regulatory body, government is actually prompted to go ahead with GAC। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो इंटरनल सेल्फ रेगुलेटरी ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी हो गया, जो बॉडी होगी इंटरमीडियरीज़ की, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ कंपनीज़ की, वो हो सकता है उतने अनबायस्ड मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम ना करे। इसी वजह से गवर्नमेंट ये ग्रीवियंस एड्रेसल कमेटी जो है वो अपीलेट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। और अगर जो हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये केवल और केवल कुछ कंपनीज़ के लिए ही एप्लीकेबल हो पाएंगे, स्पेशली जो कि इंडिया से आउटसाइड काम कर रही है। एक प्रॉपर और एक वेल एफिशिएंट मॉडल के लिए जो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, ये GAC मॉडल के साथ ही प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। इट मीन्स गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर IT रूल 2021 में लाया था, इसके साथ GAC की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ये कभी नहीं कह रही कि इस जो ग्रीवियंस और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी या ग्रीवियंस ऑफिसर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट ना किया जाए, इनके साथ एक GAC की भी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट का ये कहना है। और अगर सोशल मीडिया कंपनीज़ किसी भी तरीके से GAC के प्रपोजल को नेगलेक्ट करती हैं या उसे एक्सेप्ट नहीं करती, इन दैट केस SRO का मॉडल कैंसिल कर दिया जाएगा। GAC विल प्रिवेल। इट मीन्स इफ कंपनी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस GAC मॉडल, यानी ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी के मॉडल का जो अभी रिसेंटली प्रपोज मॉडल है, अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, तो जो प्रीवियस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंटमेंट का जो प्रपोजल था उसको कैंसिल करके दिस GAC विल प्रिवेल। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा इंडिकेशन है कि GAC ज़रूर फॉर्म होगी, वेदर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विल लाइक इट और नॉट। तो कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज़ ओपन फॉर सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी, लेकिन GAC को भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। और लेकिन अगर इनके बीच में चॉइस करने की बात आएगी तो गवर्नमेंट विल चूज़ द GAC। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और सोशल मीडिया आउटफिट्स। 2021 फरवरी में IT रूल्स 2021 आए थे, जिसके तहत गवर्नमेंट ने बोला था कि जो कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए सोशल मीडिया कंपनीज़ को खुद एक इंटरनल सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए। फिर 2022 में जून 6 में मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया GAC के फॉर्मेशन को। उसके बाद से ये कंटिन्यूअस ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि जब सेल्फ रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं तो फिर ये जो ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी है इसका क्या रोल होगा। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट ये आई कि जो बिग टेक कंपनीज़ हैं इंडिया में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, दे आर ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, और वो बहुत खुश नहीं है इस GAC के फॉर्मेशन से। बट गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, GAC विल
go on. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस डाउन टू 29 to 32% अगेंस्ट टारगेट ऑफ 41%. रिसेंटली हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेट्स को बोला है कि वो अपने शेयर जो कलेक्शन है, जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, टोटल रिवेन्यू कलेक्शन में, उसमें स्टेट्स अपने शेयर को इंक्रीज़ करें, अपना कलेक्शन इंक्रीज़ करें, वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. तो स्टेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल टैक्स कलेक्शन में, उसको लेकर के फिर ये डिबेट स्टार्ट हो गई. तो एज़ पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा, उसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया कि व्हाट इज़ द स्टेट शेयर इन टोटल सेंट्रल टैक्सेस, कितना स्टेट्स कलेक्ट कर रहे हैं. इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो शेयर होता है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो एज़ पर द फाइनेंशियल ईयर 2021 the state share of central taxes has been hovering in the range of 29 to 32%. इट मीन्स डिक्लाइनिंग. जो स्टेट्स का शेयर है टोटल सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल होते तो सेंट्रल टैक्स है लेकिन जो स्टेट्स कलेक्ट करते हैं उसको, तो हर स्टेट कुछ स्टेट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट डिफरेंट स्टेज में अप्रॉक्सीमेटली 29% से लेकर के 32% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है स्टेट्स के शेयर में इन टोटल सेंट्रल टैक्सेस. जो टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था वो कितना था, 41% का टारगेट था, और स्टेट्स का जो शेयर है वो 29 to 32% तक डिक्रीज़ हो रहा है. ये जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 41% का शेयर मिलना चाहिए टोटल सेंट्रल टैक्सेस में. और इसी को लेकर के जो कुछ स्टेट्स है उन्होंने कंसर्न भी रेस किया था. इफ़ यू रिमेंबर हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स को बोला था कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज़ करें. तो 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 41% का शेयर जो है स्टेट्स का होता है, उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टोटल टैक्स जो कलेक्टेड होता है सेंट्रल के थ्रू या सेंट्रल टैक्सेस के थ्रू. क्योंकि अब स्टेट्स का कलेक्शन भी गिर रहा है तो प्रॉबली टोटल रिवेन्यू कलेक्शन भी डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्टेट को शेयर मिल रहा है वो केवल और केवल 29 to 32% तक का मिल रहा है, जबकि जो टारगेट है वो 41% का है एज़ पर द 15th फाइनेंस कमीशन. तो अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखा जाए तो उसमें स्टेट्स को जो शेयर मिला है वो 34.5% से लेकर के 37% तक ही मिला है, एक्सेप्ट वन फाइनेंशियल ईयर. कौन सा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 22, जब स्टेट्स को 42% शेयर मिला था टोटल सेंट्रल टैक्सेस में, इवन मोर देन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. हालांकि इसके बाद से के जो ईयर्स हैं, उसके पहले के जो ईयर्स अगर उनमें देखें तो ये जो परसेंटेज रहा है वो 34.5 से लेकर के 37% का ही रहा है. एंड इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द करेंट गवर्नमेंट दैट इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से 2015, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो स्टेट्स को केवल और केवल 27.17% मिला है. दोज हु are from economic background, they must be knowing there is something called planned expenditure, unplanned expenditure, distribution of tax collected or revenue collected through centers taxes, all will be done by this finance commission report. जहाँ पर स्टेट्स को बोला गया, लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है कि 41% का जो शेयर है वो स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो अगर हम करंट पॉलिटिकल रिजीम की बात करें, यानी 2014 में जब ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी आई थी, तो उस समय उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में स्टेट्स को 27.13% का ही शेयर मिला था टोटल टैक्सेस कलेक्टेड में. हालांकि 13 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग उस समय जो लिमिट थी वो 32% की ही थी. ऑल्दो जो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये रिकमेंडेशंस थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. तो जो सेंटर डिवोल्यूशन कर रही है टैक्सेस का, उसमें जो स्टेट्स हैं उनका जो शेयर है वो ईयर बाय ईयर लोअर होता जा रहा है एज पर द रीसेंट डेटा. एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 271, ऑल सेंट्रल टैक्सेस and duties except surcharges and cesses levied for specified purpose shall be distributed between the union and the state. पहले तो इक्वल था, लेटर ऑन धीरे धीरे इक्वल से कम होते होते इसका जो परसेंटेज था वो एज पर द डिफरेंट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन वो चेंज होता चला गया. अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 41% है.
हालांकि ये कैसे चेंज होता है, इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली अगर स्टेट्स को ज़्यादा शेयर दिया जाएगा तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कटिंग कर देती है। तो स्टेट जो होते हैं वो ये कहते हैं रादर देन प्रोवाइडिंग अस द revenue, providing us or supporting us through these CSS, you should give us, or center, you means center should give us direct money, सीधे हमें पैसा दे दीजिए, हम अपने अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। तो बेसिकली इसको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स मांगते हैं ज़्यादा। तो इस न्यूज़ में बेसिकली इस पॉलिटिकल पार्टी का जो रजीम रहा है, बीजेपी का जो रजीम 2014 से स्टार्ट हुआ है, उस ड्यूरेशन में स्टेट्स को कितना फाइनेंशियल फ्रीडम दी जा रही है, उन्हें कितना शेयर दिया जा रहा है, या कितना शेयर सेंटर गवर्नमेंट रख रही है अपने एक्सपेंडिचर को या स्टेट्स में एक्सपेंडिचर को लेकर के, उस न्यूज़ को कवर किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक जो की टेक अवे है इस न्यूज़ का वो यही है कि जो रिकमेंडेशन रही है फाइनेंस कमीशन की 41% की, उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को डिवोल्यूशन नहीं कर रही सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट्स का जो शेयर है वो लोअर होता जा रहा है ईयर बाय ईयर इन स्पाइट ऑफ आर्टिकल 271। तो दिस इज़ द शेयर ऑफ सरचार्ज सेस इन सेंट्रल टैक्सेस अप टू 20%। हालांकि सरचार्ज और सेस को हम यहाँ डिस्कस नहीं किया, लेकिन इनका अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। द शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज इन central taxes has risen from 6% in the very first year of BJP government, Modi government, over 20%। तो 6% से 20% इंक्रीज़ हुआ है सरचार्ज और सेस का कलेक्शन। और यहाँ पर एक की पॉइंट ये कि जो सरचार्ज और जो स्पेशल सेस होते हैं इसको डिवोल्यूट नहीं करना, मतलब इसका डिसबर्समेंट नहीं करना था या इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता स्टेट्स को। सेंटर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए सेस और सरचार्ज लगाती है और उसको उसी के लिए खर्च करती है, उसी के लिए उसका एक्सपेंडिचर होता है। सेंटर इज़ नॉट लायबल टू डिसबर्स दिस अमाउंट ऑफ सरचार्ज और सेस कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट मोड टू बी पेड टू स्टेट्स। तो यही बेसिकली बोला गया कि अगर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उस समय 6% कलेक्शन जो था वो केवल सरचार्ज और सेस के थ्रू होता था, लेकिन अभी ये इंक्रीज़ होकर के 20% तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो इस मोड के थ्रू जानबूझ के पैसा कलेक्ट कर रहे चाह रही, जिससे कि स्टेट्स को ज़्यादा शेयर ना देना पड़े। जबकि कुछ जो टैक्स होते हैं जैसे कि GST हो गया या जो अदर टाइप के टैक्स होते हैं, इसमें स्टेट्स को शेयर देना पड़ता है 41% का, एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। So this infographics or this graph is all about the share of surcharge and cess in central taxes। तो पहले कितना था 2014 से 2015 में कितना था, और इसके बाद बढ़ते बढ़ते 20%। दिस ब्लू बार indicates the collection of surcharge or cess in central taxes and this orange bar indicate the share of states in central taxes। तो पहले 27% था और रिकमेंडेशन 32% की थी, जो कि रिसेंटली 41% तक रिकमेंडेशन पहुंच गई है, लेकिन जो स्टेट्स का शेयर है वो 29.61% ही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली स्टेट्स आर रेजिंग कंसर्न कि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डेबिलिटेट होती जा रही है, वी आर अंडर फाइनेंशियल क्राइसिस, हम अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि रिसेंटली GST की मीटिंग में हुआ भी था, डिस्कस भी हुआ था, हमने उस न्यूज़ को भी कवर किया था। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन है उससे रिलेटेड, इंडिया एट 75 द वे अहेड ऑन प्राइवेटाइजेशन असेट सेल। तो इस न्यूज़ में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट स्टेक सेलिंग हुई है, बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्राइवेटाइजेशन हुए हैं, मोनेटाइजेशन हुआ है, एसेट मोनेटाइजेशन, उसको कवर किया गया है। जैसे कि एयर इंडिया के पिछले 2 अटैम्प्ट फेल हुए थे प्राइवेटाइजेशन के, लेकिन फाइनली एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसी तरीके से कई सारे और भी प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के जो इवेंट हैं वो कवर किए गए हैं इस न्यूज़ में, LIC हो चाहे वो अदर PSUs हो। तो ओवरऑल जो इस न्यूज़ का जो पर्पस है वो यही है कि कितना मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और कितना अचीव किया, और किस किस सेक्टर में कितना कितना प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कितना कितना रिवेन्यू जनरेट किया। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 88 के, 23 162 के, 24 179 and 25 177। This is the target for privatization or asset sale
एंड दीज सेक्टर्स आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स कि सबसे ज़्यादा कितने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जो ओवरऑल 4 सालों का जो टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कि प्राइवेटाइजेशन से अप्रॉक्सीमेटली 6 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ रोड के थ्रू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, फॉलोड बाई रेलवे एंड पावर ट्रांसमिशन। सो ये 3 सेक्टर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर है। सबसे ज़्यादा रोड्स ने, जो नेशनल हाईवेज हैं उनके एसेट्स के थ्रू कलेक्शन हुआ है, फॉलोड बाई इंडियन रेलवे। इसी तरह से पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, सो इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड दिस इज द टारगेट दैट हैज़ बीन सेट बाय गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग 5 ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ में, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एयर फेयर कैप्स टू गो बाय ऑगस्ट एंड। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने डिसाइड किया है कि जो प्राइस पर जो कैप लगी हुई है वो कैप अगस्त 31 से रिमूव कर दी जाएगी। एंड दिस रिमूवल ऑफ प्राइस कैप ऑन फेयर विल गिव द एयरलाइंस फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पैसेंजर फेयर। तो जो कैप रिमूवल के बाद, जो कैप लगा दी है एविएशन मिनिस्टर ने लगाई थी, उसके रिमूवल के बाद क्या होगा, एविएशन ने जो कंपनीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग पैसेंजर फेयर को डिसाइड कर पाएंगी। Though airlines are expected to continue with the current level of fares given the costlier fuel, there can be discounts on low demand routes, flights with the poor load, new routes according to the airlines executive। तो एयरलाइंस की जो कंपनीज है उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, ATF के जो प्राइस हैं इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कैप रिमूवल के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो फेयर प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो लो डिमांड रूट हैं, जो पुअर लोड के जो रूट हैं, जो नए रूट्स हैं, उनमें कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकती हैं कंपनीज। तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री का ये जो पर्पस है इस प्राइस कैप को रिमूव करने का, जस्ट टू गिव इम्पटस और द बूस्ट टू एविएशन इंडस्ट्री दैट हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द पैंडेमिक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियाज GDP टू कंट्रीब्यूट 22% टू ग्लोबल ग्रोथ MS। सो मॉर्गन स्टैनले के अकॉर्डिंग इंडिया इज लाइकली टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो मॉर्गन स्टैनले ने एक एनालिसिस पब्लिश करी है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी होगी फाइनेंशियल ईयर 23 में, विद अप्रॉक्सीमेटली 7% GDP ग्रोथ रेट। और इसी वजह से जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो 28 से 22% तक होगा एशियन और ग्लोबल ग्रोथ में। तो एशिया की ग्रोथ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 28% और ग्लोबल ग्रोथ में 22% बिकॉज ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और आगे आने वाले नेक्स्ट 10 डिकेड्स में इंडिया विल बी द one of the strongest economy, and it is set for its best to run in over a decade as a percentage of demand is unleashed। ये एनालिसिस रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनले की। तो बेसिकली मॉर्गन स्टैनले के अकॉर्डिंग जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो इम्प्रूव होगा इंडियन इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि जो डिमांड है वो अब लीप्स एंड बाउंस में इंक्रीज होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोल इंडियाज प्रॉफिट ट्रिपल टू ₹8,834 करोड़ ऑन हायर सेल्स। तो कोल इंडिया ने वेडनेसडे को अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो कि 178% तक इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। अप्रॉक्सीमेटली 8,834 करोड़ का प्रॉफिट CIL ने रजिस्टर किया है इन फाइनेंशियल ईयर, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। रीजन बिहाइंड दिस, थ्रू द बैक ऑफ हायर सेल। तो अपने एक्सपेंसेस को कुछ कर्टेल किया और हायर सेल और हायर प्रोडक्शन की वजह से CIL ने एक ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। इसके अलावा अगर अदर मेजर कंपनीज की बात करें तो सेल का जो प्रॉफिट है वो 80% तक डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन स्टील सेक्टर थ्रू हायर प्राइसेस अराइजन आउट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इसी तरह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने भी 1.8% का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। US इन्फ्लेशन कूल्स टू 8.5 इन जुलाई, ग्लोबल मार्केट्स जंप।
So because of the lower energy prices in international market, यूएस में जो इन्फ्लेशन थी, यूएस की जो जुलाई की इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी ईज आउट हुई है, या हम बोल सकते हैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ईज आउट या उससे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है यूएस की इन्फ्लेशन में. सो यूएस इन्फ्लेशन डेसेलरेटेड बाय मोर देन एक्सपेक्टेड. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी प्राइसेस एंड इंटरनेशनल मार्केट, जिसका इम्पैक्ट हमें यूएस की सीपीआई में देखने को मिला. तो यूएस की सीपीआई जुलाई मंथ में 8.5% तक डिक्लाइन कर गई. इफ़ यू रिमेंबर, इन जून इट वाज 9.1%. तो एनर्जी प्राइस में डिक्लाइन की वजह से, गैसोलीन में ऑफसेट की वजह से फूड और शेल्टर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हुई. तो थोड़ा सा ईज आउट हुआ. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है उस पर थोड़ा सा कम प्रेशर होगा अब इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर के. हालांकि अभी भी जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक को ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जो लिमिट है ये भी बहुत ज़्यादा है एज पर द यूएस इकोनॉमी. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.